हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। हेलो दोस्तों, कैसे हो। हाय 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 हाय, जोश मीटर एनर्जी मीटर कैसा है। हाँ हाँ जी, प्यारे प्यारे मूर्ख बालक बालिकाओं, जल्दी से बताएंगे एनर्जी मीटर जोश मीटर कैसा है हम सबका, जल्दी बताओ। आगे के सब सब आ चुके हैं क्या मित्रों। हाँ जी, आगे सब क्लास के अंदर है सब। कोई अभी घूम फिर तो नहीं रहा इधर उधर है। कोई भैया आराम से आएंगे, क्लास में लेट आएंगे। अरे भैया बहुत जरूरी चैप्टर चल रहा है, प्लीज टाइम पे आ जाया करो। इस चैप्टर में देरी मत करो वरना नंबरों में देरी हो जाएगी तुम्हारे, समझ रहे हो ना। हाँ, टाइम पे आना, इस पूरे चैप्टर में टाइम पे ही होंगी क्लासेस सारी। कुछ भी लेट वेट नहीं होगा, चलो आ जाओ। ये चैप्टर बहुत जरूरी है क्योंकि नो लेट, ऑन टाइम ऑलवेज, है ना। बेटा देखो, अगर तुम्हें टाइम पे आना सीखना है तो तुम अपने शिक्षक से सीखो। मैं कितना टाइम पे आता हूँ, एवरी टाइम आई एम ऑन टाइम। और मैं हमेशा टाइम पे क्लासेस लेता हूँ। देख रहे हो तुम, मतलब ये जो चीज होती है ये तुम्हें सीखनी है। ठीक है। हाँ, ये मुझसे टाइम पे आना तो मत ही सीखना भाई। मैं तो लेट ही हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों। देखो मैं चाहता नहीं मैं लेट होता हूँ, बट ये कायनात, ये धरती, ये ब्रह्मांड चाहता है कि मैं लेट हो जाऊँ, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत लेट हो जाता हूँ डेली। बट वैसे तो मैं टाइम पे रहता हूँ, वैसे आई एम ऑन टाइम ऑलवेज, बट कभी कभार कुछ हो जाता है तो। ठीक है, चलो करें। लास्ट लेक्चर को रिवाइज कर लिया, जल्दी बताओ। लास्ट लेक्चर को रिवाइज कर लिया, ठीक है। अरे आलू मत बनाए, मैंने कल भी बोला था आलू खा लो, लिखने से अच्छा गुलाब जामुन खिलाओ मुझे, रसगुल्ले खिलाओ मुझे। नो आलू, नो आलू बेटा, नो आलू। ठीक है, हाँ चलो। चलो ठीक है, हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, ये चैप्टर हमारा थर्ड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक छोटा चैप्टर हेरिडिटी, और उससे भी छोटा चैप्टर आर एनवायरमेंट। तो फिर अपना ना सिलेबस खत्म हो जाएगा। आज जब मैं इसके नोट्स बना रहा था, मतलब इसमें नोट्स वगैरह में कुछ चेंजेस मैं कर रहा था, तो मुझे अचानक से ऐसा रियलाइजेशन हो गया कि यार, कि थर्ड लास्ट चैप्टर है ना। गिनती के कुछ 20 लेक्चर और हैं अपने पास, अब लगभग लगभग 20 लेक्चर्स साइंस के और लगेंगे। 20 लेक्चर में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। मतलब क्लास 10th आरंभ बैच इज अबाउट टू एंड। मुझे अचानक से रियलाइजेशन हुआ, हमने शुरुआत करा था इतनी पहले, है ना, अप्रैल में हमने स्टार्ट किया था, मई में हमने स्टार्ट करा था, और अब कितना समय निकल गया यार, पता ही नहीं चला। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए, 2 महीने और अराउंड अराउंड 20 लेक्चर का अपना समय और है ना। ये क्लासेस और हैं, उसके बाद ये आरंभ बैच विल कम टू एन एंड, है ना। ये एक क्या बोलते हैं, ये जो प्यारे लम्हे हैं, ये बातचीत हैं, ये आई आई मिस आई, मतलब मैं बहुत मिस करूंगा। मुझे नहीं पता, आई होप कि तुम भी मिस करो, बट मैं बहुत मिस करूंगा यार। क्या मजा आता है डेली क्लासेस लेने में यार। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मेरे लिए जो क्लास का टाइम होता है ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आराम से फ्री हो गया, ये मेरा काम है, मजा आता है ना। ऐसा कोई बोझ नहीं है, ये मजा आता है मुझे। तुम लोगों की चैट पढ़ता हूँ, थोड़ा हंसी मजाक करता हूँ, तुम जोक मारते हो, मैं तुम्हें रोस्ट करता हूँ। यही तो लव लैंग्वेज है अपनी। तो मजा आता रहता है। और अब अचानक से रियलाइजेशन होता है ना कि यार, और हम बैच खत्म हो रहा है? सही में हो गया पूरा का पूरा बैच, सिर्फ 3 चैप्टर बचे हैं, ऐसा लगता है। और मतलब बैचेस तो बाद में भी आएंगे, जैसे अभय बैच आएगा, लास्ट में मैराथन भी होगी। बट एक रियलिटी में बताऊं, एक बहुत बड़ी रियलिटी में बताता हूँ। आरंभ बैच वाला जो मजा है ना, ये जो फील है, ये किसी जगह नहीं मिलेगा तुम्हें। पता है क्यों? क्योंकि ये बैच ना स्लो बैच होता है, हम जल्दी नहीं कर रहे हैं, हम आराम से। देखो जैसे अभी मैं तुमसे 10-15 मिनट बात भी कर रहा हूँ, फिर तुम्हें पढ़ाऊंगा भी, फिर जोक मारूंगा, फिर बात करूंगा। बट जो जैसे अभय बैच आएगा, अभय बैच में क्या होता है ना कि टाइम कम होता है, 45 डेज के अंदर पूरे कोर्स को खत्म करना होता है, तो उतनी बातचीत नहीं हो पाएगी, है ना। मैराथन सेशन में तो पूछो ही मत, इतनी पढ़ाई होती है, इतनी पढ़ाई होती है, मैं क्या ही बताऊं। तो ये वाला जो होता है ना, ये कुछ महीने जिसमें कि हम अटैचमेंट बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, आपस में बात करते हैं, ये वाला जो टाइम है, ये तो मतलब अनफॉरगेटेबल है ना। तो ऐसा कभी कभार रियलाइजेशन नहीं हो जाता? तुम लोगों के साथ भी होता है, ऐसा मेरे साथ ही होता है कभी कभार। हाँ, ऐसा हो जाता है ना कभी कभार यार, कि यार वाह यार। चलो आ जाओ। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। L2 L1 के अंदर बेटा अपन ने क्या पढ़ा था? L1 के अंदर हमने पढ़ा था कि जो कार्बन मोहतरमा थी वो इतनी एटीट्यूड में कहा रहती थी। तो कार्बन मोहतरमा ने पलट के बताया कि मेरे में एटीट्यूड इसलिए है क्योंकि मेरी प्रॉपर्टीज इतनी सारी हैं। तो मैंने पूछा कौन सी प्रॉपर्टी? पहले बोला मैं बनाती हूं कोवेलेंट बॉन्ड। रीजन याद रखेंगे क्यों बनाती है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकती, दे भी नहीं सकती, ठीक। मैंने कहा और क्या प्रॉपर्टी है? उसने बोला मैं कैटिनेशन, बिल्लियों का देश बना देती हूं। मैंने कहा बिल्लियों का देश ये क्या होता है? कैटिनेशन यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मैंने कहा ठीक है। और कहने कि मैं पॉलिमराइजेशन भी कर लेती हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और उसके अलावा ना मैं प्रॉपर्टी होती है आइसोमेरिज्म, वो भी शो करती हूं। मैंने कहा ओके। और उसके अलावा टेट्रावेलेंसी, मेरे 4 हाथ, मेरे 4 हाथ, है ना। हाँ, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसकी वजह से कार्बन इतना ज्यादा स्पेशल है, राइट। कार्बन इतना ज्यादा स्पेशल इन कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से। आई होप ये सबको याद है ना। चलो, याद है ना। सही है, सही है। चलो, अब कार्बन की एक और प्रॉपर्टी आती है। कार्बन की प्रॉपर्टी खत्म ही नहीं हो रही है, जो कि होती है एलोट्रॉप। कार्बन एलोट्रॉप्स बनाता है। अभी एलोट्रॉप्स क्या होता है? एलोट्रॉप्स की पहले डेफिनेशन देखो, फिर तुम्हें समझाता हूं। आ जाओ, पहले एक बार डेफिनेशन देखो। Allotrops are different form of the same element which have same chemical properties but different physical properties। यानी समझो एक एलिमेंट कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप्स कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जो कि बने तो कार्बन के ही हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सारी सेम है, बट फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट। कहने को तो हम भाई हैं,
है ना, हमारी मम्मी सेम है, लेकिन हमारे कैरेक्टर एकदम अलग अलग। जैसे कि होता है ना हर घर के अंदर, अगर आपका कोई बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन है, तो एक होता है एकदम पढ़ाई में होशियार, फ्रंट बेंचर, टॉपर, और एक दूसरा होता है नालायक, गधा, बैक बेंचर, है ना। सिबलिंग्स में ऐसा होता है ना। कहने को तो तुम केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तुम्हारी, है ना, जीन्स वगैरह सब कुछ सेम है, तुम्हारे पेरेंट्स सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम्हारी बहुत अलग है ना। तो उन्हीं चीज को हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। उन्हीं चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? एलोट्रॉप। एलोट्रॉप, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम बट फिजिकल कैरेक्टर्स जो है वो अलग अलग है। अब कार्बन के ना 3 एलोट्रॉप्स हैं आपके सिलेबस के अंदर जो कि हमें पढ़ने हैं। पहला है डायमंड। डायमंड ना कार्बन का एक एलोट्रॉप है, डायमंड। अगला है ग्रेफाइट। अच्छा मुझे बताओ ग्रेफाइट तुमने कहां देखा है? बताओ कहां देखा है? सेकंड वाले भैया हम ही है तुम वही हो गया जिसको डंडे पड़ते हैं घर के अंदर। उसको देख, अपनी बड़ी बहन को देख, कितने नंबर आज के तुम वही हो गया जिसको सुलाया जाता है। आ जाओ ग्रेफाइट, ठीक है। पेंसिल में देखा है, बहुत बढ़िया। पेंसिल के अंदर होता है ग्रेफाइट, पेंसिल होगी सबके पास, अप्सरा की पेंसिल, उसमें क्या है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। और एक होता है फुलरिन। फुलरिन क्या होता है? फुलरिन के बारे में हम आगे बात करेंगे, ये बड़ी खतरनाक चीज है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायमंड से, कि भैया ये डायमंड, डायमंड है ना, डायमंड तो भैया वो है, डायमंड तो वो है हमारे जीवन में, है ना, रोशनी है हमारे जीवन की, डायमंड है वो। बट हम एक्चुअल डायमंड की बात करेंगे बेटा। यहाँ पर डायमंड का नाम सुनते ही लोगों को वो ख्याल आने लगते हैं, एक तो डायमंड होता भी कितना महंगा है। देखा तुमने, डायमंड की रेट बहुत महंगी होती है। तो देखो डायमंड क्या है, ये कार्बन से ही बना है। यानी जब कार्बन कार्बन के एटम्स मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं एक क्रिस्टल, और उस क्रिस्टल को हम बोलते हैं क्या? डायमंड, ठीक है। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। और देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों को पता ही नहीं होता, रॉ डायमंड डू नॉट शाइन। यानी अगर तुम खदान में से डायमंड को लेके आओगे तो डायमंड कभी चमकेगा नहीं। हम शायरिया बना देते हैं, देखा है तुमने, हम शायरिया बना देते हैं कि डायमंड जैसी चमक, पर डायमंड चमकता ही नहीं है। हाँ भैया बचपन से धोखा, हमको बताया जा रहा था कि यू आर अ डायमंड, तो हम ये सोच रहे थे कि हम चमकते हैं इसलिए हम डायमंड। नहीं, डायमंड डू नॉट शाइन, डायमंड शाइन ही नहीं करता। रॉ जो डायमंड होता है वो शाइन नहीं करता। तो कौन सा डायमंड शाइन करता है? वो जो डायमंड होता है ना, जब डायमंड को कट किया जाता है, डायमंड को ऐसी शेप में कट किया जाता है कि उसमें लाइट आती है, और लाइट क्या करती है? रिफ्लेक्शन वगैरह होता है, जिस वजह से हमें लाइट शाइन करती हुई दिखती है। समझे इस बात को? धोखा, धोखा हो गया। एक और बार तुम्हारे साथ, एक बार फिर हुआ था, याद करो दूसरी बार हुआ होगा, ठीक है। तो रॉ डायमंड शाइन नहीं करते, ठीक है। इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, सबसे ज्यादा मजबूत होता है, टफ होता है, वो सबको पता होगा। चलो अब इंपॉर्टेंट क्या है, हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? इसके स्ट्रक्चर के बारे में, राइट। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, आ जाओ स्ट्रक्चर देखते हैं। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखो 3 डायमेंशन होती है, तुम्हें मैंने बताई दिया, 3 डायमेंशन होती है, एक्स प्लेन, वाई प्लेन और एक तीसरा प्लेन, 3 डायमेंशन होती है, ठीक है। तो जो डायमंड होता है ना, उसका स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है? एक कार्बन के कितने हाथ होते हैं बताओ? एक कार्बन के होते हैं भैया 4 हाथ। तो डायमंड में चारों हाथ पे एक 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 कार्बन जुड़ा होता है, और हर कार्बन के साथ यही होता है। अब इस कार्बन के साथ भी 4 कार्बन होंगे, फिर इस कार्बन के साथ भी 4 कार्बन होंगे, ऐसे सब कार्बन के चारों हाथ फुलफिल्ड होते हैं। एक ने इधर से पकड़ा, 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 चारों हाथ हमेशा फुलफिल्ड रहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। 3 डायमेंशन समझते हो? अरे डायमेंशन 4 होती है बेटा, मुझे पता है, बट ये 3 डायमेंशनल है। अब तुम यूनिवर्स, स्पेस वगैरह की बात करोगे तो वहां पर अलग अलग होता है ना। हम तो 3D पढ़ते हैं, बट अगर यूनिवर्स में जाओगे तो 4D बॉडी सब कुछ आता है, बट ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ ऐसा समझो कि इसकी जो शेप होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है, 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है। अब समझना, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। अब देखो होता क्या है, तुम इमेजिन करो, किसी इंसान ने, तुम्हारे 4 हाथ हैं, इमेजिन करो, मजा ही आ जाएगा। क्या करोगे 4 हाथों से? 4 हाथ भाई, एक से आंसर लिख रहे हैं, एक से टेक्स्ट कर रहे हैं किसी को, है ना। 4 हाथ से क्या क्या कर सकते हैं, खाना भी खा लिया भाई, मजा ही आ गया। तो मान लो 4 हाथ, और 4 हाथ, एक हाथ किसी ने पकड़ा, एक से किसी ने पकड़ा, एक से किसी ने पकड़ा, एक से किसी ने, अगर चारों हाथ से किसी ने पकड़ रखा है अलग अलग, तो जो स्ट्रेंथ होगी तुम्हारी, क्या वो ज्यादा हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। जो बॉन्ड होगा, क्या वो ज्यादा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सही है ना। तो सबसे पहले, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डायमंड इज वेरी हार्ड। इसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से डायमंड बहुत हार्ड होता है, हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो पुअर कंडक्टर क्यों है? क्योंकि ना यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझ रहे हो, कोई चार्ज नहीं है। कार्बन के 4 हाथ, 4 हाथ का मतलब क्या होता है? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते थे बेटा, तुम्हें याद आ रहे हैं? 1 2 3 4। अब वो चारों इलेक्ट्रॉन किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे हैं, तो क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। और जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता प्यारे प्यारे मूर्ख बालकों, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछ लिया जाता है, ये वाले पॉइंट पे। जल्दी बताओ एक बार, पीके लिख के आ जाओ। बताओ जल्दी भैया, ये सारे आंसर लिखने हैं क्या? तो भैया नोट्स में आंसर लिखने ही होते हैं, और किस लिए होता है? नोट्स में लिखना ही होता है ये सारी इंफॉर्मेशन। पहली बार क्लास ले रहा है क्या? एक तो भाई लड़कों की जो राइटिंग होती है, लड़कों की राइटिंग, ओहो माशाल्लाह, क्या राइटिंग होती है लड़कों की। मेरी भी वैसी ही राइटिंग थी, और आज भी ऐसी राइटिंग। लड़कियां लिखती हैं एकदम सुंदर सुंदर, एकदम अच्छा अच्छा, जब नोट्स आते हैं लड़कियों को देख के अच्छा भी लगता है, वाह यार क्या क्या चीज है। पर जब लड़के लिखते हैं, आय हाय 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 आय आय हाय हाय हाय, मेरी राइटिंग तो फिर भी ठीक है। कुछ कुछ लोगों की राइटिंग तो ऐसी होती है, डिडिंग 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 कर देते हैं। इतनी वाहियात राइटिंग भैया, सही बता रहा हूं मैं। लड़कों के नोट्स तुम भी पढ़ सकते हो बेटा, खुद नोट्स बनाओ और खुद पढ़ो। चलो
ये क्लियर है? ठीक है। डायमंड के यूजेस क्या होते हैं, आई होप वो बताने की जरूरत नहीं है। यूज्ड इन कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स, टूल्स के अंदर भी यूज होता है, ज्वेलरीज के अंदर भी यूज होता है। ये बेसिक डायमंड के यूजेस हैं, ठीक है। और पता है एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक डायमंड। किसी को पता है सिंथेटिक डायमंड क्या होता है? सिंथेटिक डायमंड क्या होता है? आजकल क्या होता है ना कि पता है तुम्हें, लोग बोलते हैं कि डायमंड खरीदो, पर आजकल क्या है कि डायमंड भी ना सिंथेटिक आने लगे हैं। पहले तो डायमंड खदान से निकाले जाते थे, डायमंड आता था, उसको ऐसे काटा पीटा जाता था, फिर डायमंड बनता था। अब एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे कि डायमंड ना, ये आउट ऑफ द सिलेबस चीज है, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। डायमंड बनाए जा सकते हैं लैब्स के अंदर, यानी वो जो कार्बन है ना, कार्बन कार्बन से डायमंड बन रहे हैं लैब के अंदर, समझ रहे हो? तो आजकल वो एकदम रियल जैसे लगते हैं। डायमंड कैन ऑल्सो बी मेड आर्टिफिशियली बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन एट वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। एकदम हाई प्रेशर जब हम कार्बन को देते हैं तो हम डायमंड बना सकते हैं, एकदम रियल जैसा डायमंड बना सकते हैं। तो आजकल आर्टिफिशियल डायमंड बहुत चल रहे हैं भैया, बहुत। मतलब ये तुमने मतलब मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, अब तो तुम्हारे भी ज्वेलरीज आते हैं, उसके अंदर भी आर्टिफिशियल डायमंड लग के आते हैं, है ना? अब डायमंड से वो बहुत सस्ते होते हैं, तो इसलिए जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं। चलो ये चीज क्लियर हो गई। अब ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट कैसा दिखता है? पेंसिल की जो आगे की आपकी वो जो ब्लैक कलर का होता है वो ग्रेफाइट होता है। वो कैसा दिखता है? उसका कलर क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, ग्रेश ब्लैक होता है कलर, है ना? दिखता कैसा है? स्मूथ होता है, स्मूथ। देखा तुमने? स्मूथ एंड स्लिपरी। अगर इसे टच करते हो तो ऐसा फिसलता है, तभी तो तुम लिख पाते हो उससे। स्मूथ एंड स्लिपरी टू टच, है ना? ओपेक होता है, ओपेक यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, लाइट उसमें से पास नहीं कर सकती, ओपेक होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लस्ट्रस होता है यानी शाइनी होता है, चमकता है ना? चमकता है ना, हल्का हल्का सा, चमकता है नहीं चमकता, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो 2 डायमेंशनल होता है। तुम्हें अगर याद हो, डायमंड का स्ट्रक्चर जो था वो 3D था, वो 3D था, बट इसका 2D होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है भैया आपके 10 मिलियन हो गए, डायमंड से डायमंड प्ले बटन कब आएगा? दोस्तों जल्द ही डायमंड प्ले बटन शायद आ जाए, है ना? 10-15 दिन लगेंगे, बट आ जाएगा होपफुली। तो उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे, मस्त मजेदार, है ना? मजा आएगा, देखेंगे, है ना? मिलके मिलकर अनबॉक्सिंग करेंगे उसकी, ठीक है। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसका। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर ना लेयर ऑन लेयर होता है। जैसे मान लो कागज है, एक पेपर है, पेपर के ऊपर एक और पेपर रखा, उसके ऊपर एक और पेपर रखा, उसके ऊपर एक और पेपर रखा, ऐसे लेयर्स के हिसाब से ग्रेफाइट बनता है। तो आप देख सकते हो यहां पर, ये ना एक एक लेयर है, ये जो तुम देख पा रहे हो ना, ऐसे ये एक लेयर है। अब इस लेयर के ऊपर एक और लेयर रखी, इसके ऊपर एक और रखी, इसके ऊपर एक और रखी, एक लेयर के ऊपर दूसरी, दूसरी पे तीसरी, तीसरी पे चौथी, चौथी पे पांचवी, पांचवी पे छठी, ऐसे ये लेयर्स रखी जाती हैं, ठीक है। ये क्या है? ये कार्बन है सारे, ये कार्बन जुड़े हुए हैं, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे कार्बन 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 और से जुड़े होते हैं, तो अलग 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 कार्बन जुड़े होते हैं, ठीक है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन, यानी जो एक कार्बन है उसके 3 हाथ यहां पर भरे रहने वाले हैं, पर एक हाथ खाली है। अच्छा, एक हाथ खाली का क्या मतलब है? बोलो बोलो। यानी एक इलेक्ट्रॉन खाली है। क्या ये दिमाग के अंदर आया भिड़ू? समझे समझे? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाथ, 3 हाथ भरे हैं, एक खाली, एक इलेक्ट्रॉन फ्री, एक इलेक्ट्रॉन बच गया भैया ग्रेफाइट का। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम इन अ सेम प्लेन, ठीक है, फॉर्मिंग अ हेक्सागोनल अरेंजमेंट। हेक्सागोन पता है सबको? हेक्सागोन का स्ट्रक्चर पता है ना सबको? हेक्सागोन क्या होता है? ये होता है ना हेक्सागोन, जिसकी 6 साइड होती हैं, 1 2 3 4 5 6, याद होगा सबको, ठीक है, बहुत बढ़िया। हेक्सागोन के अरेंजमेंट में, ठीक है, दीज हेक्सागोन आर प्लेस्ड ऑन अबव द अदर, एक के ऊपर एक रखा जाता है, हेल्ड टुगेदर बाय अ वीक फोर्स, यानी इनके बीच की जो फोर्स होती है वो बहुत कम होती है, कमजोर होती है, राइट, ठीक है। लेयर्स कैन स्लाइड ओवर, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अब हाँ जी, कहां तक समझ लिया था? कहां तक समझ लिया था दोस्तों? कौन से पॉइंट तक समझ लिया था तुम लोगों ने? कौन सा पॉइंट तक समझ लिया था तुम लोगों ने? बताएगा कोई? सेकंड पॉइंट, ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमने मतलब हेक्सागोन तक समझ लिया था, ठीक है, हेक्सागोन तक समझ लिया था, ठीक है। तो जो इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाकर दिखा भी दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना बेटा, समझना। क्या हो गया? अभी भी दिक्कत आ रही है? ऐसा कुछ है क्या बेटा? अभी भी दिक्कत आ रही है क्या? ऐसा कुछ है? आई होप अब नहीं आना चाहिए। जो तुम कह रहे थे बीच में जो दिक्कत आई थी, आई होप, क्योंकि मेरे एंड से अब कुछ भी नहीं है। चलो तो क्या मैं तुम्हें बता रहा था, क्या बता रहा था मैं, कि जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है, समझना, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर। तो अब ये जो दोनों लेयर है ना बेटा, एक लेयर ये, एक लेयर ये, एक लेयर ये, एक लेयर ये, देखना ये जो दोनों लेयर है, अब इन दोनों लेयर के बीच की जो फोर्स है,
अब जो इन दोनों के बीच की फोर्स है वो बड़ी वीक होती है, वो बड़ी वीक होती है, जैसे कि तुम यहां देख सकते हो, हेल्ड टुगेदर बाय अ वीक फोर्स। इन दोनों के बीच की फोर्स बहुत वीक है, इसलिए क्या होता है, ये आपस में ऐसे स्लिप कर जाते हैं, देखो ये ऐसे स्लिप कर जाते हैं। इसी वजह से जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट समझ रहे हो, वो जो होता है वो स्लिपरी होता है। लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, दैट इज व्हाई ग्रेफाइट इज स्लॉफ्ट एंड स्लिपरी। तो अब समझ आया स्लिप क्यों कर जाता है बेचारा, ये है रीजन। रीजन समझ आ गया, रीजन, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, स्लिप कर जाता है इस वजह से। चलो अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक कार्बन के 3 हाथ भरे हुए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बचा होगा। अब मुझे खुद बताओ, अगर इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका क्या मतलब है? फ्री इलेक्ट्रॉन का साफ सीधा एक ही मतलब है, दैट इज बताओ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी ये बिजली को पास करने देगा, ठीक है। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन मेक्स ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना है ना, ये एक नॉन मेटल है, अगर हम तुम्हें याद होगा मेटल नॉन मेटल पढ़ा था, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज अ नॉन मेटल। एक्सेप्शन याद आया, बहुत बढ़िया, एक्सेप्शन याद है, भूल गए, भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए? चलो, तो यूजेस क्या होते हैं ग्रेफाइट के? लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है, पेंसिल्स के अंदर यूज किया जाता है, और बहुत सारी बैटरीज और इलेक्ट्रोड्स बनाने के काम आता है ना। इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रेफाइट बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। और ये पता है इंडस्ट्रीज के अंदर लुब्रिकेंट की तरह भी यूज करते हैं इसको, मशीन पार्ट्स के अंदर लुब्रिकेंट्स की तरह, क्योंकि ये स्लिपरी होता है ना, इसलिए। चलो बहुत बढ़िया, अब आते हैं लास्ट एलोट्रॉप की तरफ। एलोट्रॉप क्या था? एलोट्रॉप सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब तुम देखो, अभी हमने ग्रेफाइट पढ़ा, डायमंड पढ़ा, दोनों किस चीज के बने थे भैया? दोनों बने तो कार्बन के ही थे, और कार्बन के बने तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी, हाँ, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की अलग। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर, यहां पर ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? अलग अलग है। अब तीसरा आ जाता है फुलरिन। फुलरिन क्या होता है? एक फुटबॉल जैसी शेप। फुटबॉल खेलता है तुम में से कोई? कौन कौन खेलता है फुटबॉल, बताओ कौन कौन खेलता है, जल्दी बताओ, कौन कौन फुटबॉल खेलता है, जल्दी बताएंगे? कोई है यहाँ पर जो फुटबॉल खेलता हो, या नहीं खेलते तुम में से कोई भाई? अरे खेलते हो यार, ऐसा ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, नहीं खेलते सही में, क्या बात कर रहे हो? अरे यार खेलते तो, झूठ, हाँ खेलते हैं ना, हाँ। देखो तो ये जो होता है ना, ये फुलरीन फुटबॉल की शेप का होता है, यानी ये जो कंपाउंड है ना, ये एक फुटबॉल जैसा दिखता है, हाँ। इसका मतलब नहीं कि फुलरीन में तुम लात मार दोगे गोल हो जाएगा, नहीं। फुलरीन जो होता है, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एलोट्रॉप एंड इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एज C60। मतलब इसको एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं C60। क्या बोलते हैं? C60, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 60 कार्बन एटम। इसके अंदर 60 कार्बन एटम होता है, इसकी शेप कैसी होती है? सॉकर बॉल जैसी, है ना, फुटबॉल जैसी, सॉकर बॉल जैसी इसकी शेप होती है। अब इसमें जो 20 कंसिस्ट ऑफ 20 हेक्सागन्स, यानी 20 तो हेक्सागन होते हैं और 12 पेंटागन होते हैं। पेंटागन और हेक्सागन आई होप क्लियर होगा कि कुछ तो ऐसे होते हैं, 20 तो ऐसे होती हैं, ठीक है, और पेंटागन क्या होता है? पेंटागन 5 और ऐसे 12 होते हैं, ठीक है। ये 20 होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। तो ऐसी शेप के भी होते हैं, ऐसी शेप के भी होते हैं, मिलके पूरी की पूरी एक फुटबॉल की शेप बनाते हैं, मिलके क्या बनाते हैं? एक सॉकर की शेप बनाते हैं, इस प्रकार से, जो कि तुम्हें स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन ऐसा कोई काम की नहीं है, पूछी नहीं जाती, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है जी। अब मेन चीज क्या है? मेन चीज है कि इसका काम क्या है, ये कहां पर काम आता है? ये कंपाउंड भैया हमने तो आज तक सुना नहीं, तो हमारे कहां काम आ रहा है ये तो बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा एक इसकी तुम्हें थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं। ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? बकमिंस्टर फुलरिन। उन्हीं के नाम पे इस कंपाउंड को रखा गया था, क्योंकि इन्होंने इन्होंने इसकी खोज करी थी, है ना। इन्होंने क्या करी थी बेटा? हाँ, इसकी खोज करी थी, इसलिए आए और उन्होंने बोला कि चलो इन्हीं के नाम पे ही रख देते हैं, ठीक है जी। अब इसके यूजेस क्या है? यूजेस देखना, सबसे और इंपॉर्टेंट यूज नैनो टेक्नोलॉजी। जो नैनो टेक्नोलॉजी आज के समय पर बन रही है ना, उसमें यही कंपाउंड यूज होता है। जैसे कि जो सुपर कंडक्टर्स बनते हैं आजकल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत सारी चिप्स वगैरह लगती हैं, उन सारी जगहों पर यही यूज होता है। क्या यूज होता है? नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर फुलरीन यानी C60 ही यूज होता है। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया। रिसर्च के अंदर यूज किया जाता है ना, मटेरियल बनाने के काम आता है, इससे मटेरियल बनाए भी जाते हैं। उसके अलावा मेडिकल अप्लायंसेस, बहुत सारे मेडिकल अप्लायंसेस बनते हैं इससे, कि जैसे कि जब कैंसर ट्रीटमेंट होता है उसमें भी ये C60 काम आता है। तो इसके मेनली टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इन सब के अंदर इसके यूजेस होते हैं, इस एलोट्रॉप के। क्या चीज क्लियर है? जल्दी से एक बार चैट में लिख के बताओ, जल्दी बताओ भाई। जान आया समझ में? चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो ये डिफरेंस है बेटा, ये डिफरेंस वही है जो कि मैं आपको ओवरऑल अभी समझा चुका हूं। इस डिफरेंस ये तुम्हारे रिवीजन के लिए, कि जैसे डायमंड इज अ बैड कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, और फुलरीन शोज हाईएस्ट कंडक्टिविटी, यानी ये एकदम सुपर कंडक्टर की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में? सुपर कंडक्टर। इतना खतरनाक कंडक्टर होता है ना कि किसी ने सोची नहीं होगी। आजकल तो भाई मीम चल रहा है ना, वो ऐसा वाला वो मीम चल रहा है, ऐसे नहीं होता, वैसे वो इंसान में चल के आता है, ऐसे इंसान में चल के आता है जी। वो 5 बजे की साइंस की क्लास कितने बजे होगी जी? इधर इधर को देख के बात कर, इधर को देख के भाई मीम चल रहा है ना, पूछना तो पड़ेगा ना जी, पूछना तो पड़ेगा ना जी। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का सुपर कंडक्टर है, बहुत सही, ठीक है। अब याद रखना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल होता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम बहुत ज्यादा हाई है ना, मीडियम साइड पे रहता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है, इनके यूजेस आपको मैं बता ही चुका हूं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्लियर? दिगराज सर, दिगराज सर ने इसकी एक्टिंग करके दिखाई थी क्लास में, है
धीराज सर ने इसकी एक्टिंग करके दिखाई थी क्लास, सही बताओ, मजाक कर रहे हो कसम से? अच्छा, वाह यार, ये वाली मीम की एक्टिंग करके दिखाई धीराज सर ने क्लास में, सही बताओ? वाह यार। हाँ, आजकल आजकल बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, मैंने भी एक दो जगह देख लिया। क्या बात है यार, क्या बात है, ये तो मुझे भी देखना है, कहाँ एक्टिंग करी थी भाई, पूछता हूँ धीराज सर से आज। धीराज सर को फोन मिला के पूछे क्या उनकी क्लास चल रही होगी ना? आज आज उनकी क्लास है क्या, पहले बताओ, आज उनकी 8 बजे क्लास है क्या? उनकी 8 बजे आज क्लास है नहीं है, पहले बताओ आज क्या है, आज उनकी कोई क्लास नहीं है ना? उनकी मंडे को तो है ना, मंडे को क्लास है ना उनकी, कितने बजे उनकी मंडे को क्लास? आज है क्लास नहीं होगी ना, आज तो फ्राइडे है ना, आज का है, मुझे बताओ उनकी मंडे को कितने बजे क्लास होती है? उनको फोन मिला के पूछते हैं धीराज सर, वो मंडे की आपकी 5 बजे वाली क्लास 5 बजे कब है? 5 बजे, रुको तो रुको, अब मजा लेंगे, अब आएगा मजा। आह, रुक जाओ रुक जाओ। फोन नहीं उठा रहे यार, क्या करूं मैं? फोन नहीं उठा रहे दोस्तों, फोन नहीं उठा रहे, कहीं तो गए हैं, कहीं तो गए हैं। यार आज आज प्रैंक कर देते हैं अपन पर, कोई बात नहीं, फोन नहीं उठा रहे, देखो मेरी गलती नहीं है, मैंने कोशिश करी, अब तुम मुझे मत लिखना प्रैंक कॉल, हाँ ठीक है, मैंने कोशिश कर ली है। चलो आ जाओ, ठीक है, ये चीज क्लियर है, अब फोन आ गया तो कर लेंगे बात। चलो आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या मीम कर रहे थे, मैं बोल रहा था कि धीराज सर को फोन में लाके पूछते हैं, धीराज सर आपकी मंडे की 5 बजे वाली क्लास कितने बजे है जी? कहीं तो गए हैं धीराज सर, जब तुम्हारी छुट्टी होती है धीराज सर पता नहीं कहां चले जाते हैं, कहीं तो जाते हैं पता नहीं चलता, पता नहीं कहां भाग जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रेफाइट इन डायमंड? है अबाउट ग्रेफाइट इन डायमंड है? ग्रेफाइट एंड आएगा ना भैया, एंड, ठीक है। स्टेटमेंट इनकरेक्ट बतानी है, ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी नहीं है तो ट्रू है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ये भी ट्रू है, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ये फॉल्स है, फॉल्स, 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 ठीक है जी। चलो जी, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज, कैसा होता है डायमंड का स्ट्रक्चर, याद आ रहा है कुछ? 3D व्रीडी याद आ रहा है कुछ? 3D व्रीडी, हाँ कैसा होता है बताओ? इनमें से भैया कोई ऑप्शन आपने हमको बताया ही नहीं। देखो 3D का एक और नाम होता है जो कि आप बड़ी क्लासेस में जाकर पढ़ोगे, जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप क्या होती है, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ना डायमंड का, उस शेप को टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं। ठीक है, बड़ी क्लासेस में जाकर पढ़ोगे, अगर आप केमिस्ट्री लेते हो 11th और 12th के अंदर, नहीं 12th के अंदर आता है चैप्टर, तो उसके अंदर आप पढ़ते हो टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आर कौन कौन सी है? बी डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, क्यों नहीं होता बताओ? इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके पास कछु फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, तो कैसे पास कर लेगा बिजली को? असर्शन रीजनिंग। डायमंड, डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड यूज्ड इन कटिंग टूल, ओके जी, क्या बात सही है? एकदम ट्रू है। डायमंड हैज अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्या बात सही है? ये भी ट्रू है, बट क्या ये इसका रीजन है? क्या ये इसका रीजन है? यस इट इज द रीजन, इट इज द रीजन। देखो भैया डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है, उसी खतरनाक स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड हार्ड होता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता तो डायमंड हार्ड कैसे होता? तो भैया बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सिमिलर है, ये क्या बोला भाई? हाँ बात सही है, एलोट्रॉप का, ठीक है, ट्रू है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, एलोट्रॉप की यही डेफिनेशन होती है, ठीक है। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम एटॉमिक कंपोजिशन, स्ट्रक्चर तो अलग अलग है बट क्या सेम एटॉमिक कंपोजिशन होगा? बताओ भाई सोच के, ये बहुत प्यारा सवाल है, सोच के बताओ। यार धीराज सर कॉल नहीं कर रहे हैं, आज लग रहा है कहीं व्यस्त ही है, बताओ भाई क्या लग रहा है? पानी पी लूं मैं जल्दी? बहुत बढ़िया, सी इसका सही उत्तर है। जिस उसने सी लिखा है ना बेटा, बहुत बढ़िया, सही है। क्यों है सी? ऑब्वियस ही बात है यार, ये तो गलत हो गई ना, रीजन तो रीजन ही रॉन्ग है। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम एटॉमिक कंपोजिशन, एटॉमिक कंपोजिशन सेम नहीं होता यार, किसी में ज्यादा कार्बन है किसी में कम कार्बन है। अब तुम्हें अगर वो फुलरीन याद है, फुलरीन किस किसको फुलरीन याद है? फुलरीन में कितने कार्बन थे? C60, 60 कार्बन थे। तो सबका कंपोजिशन अलग अलग है भाई, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट कंपोजिशन अलग अलग है। चलिए, तो सी उत्तर एकदम सही है। क्वेश्चन देखते हैं। A student is comparing properties of different allotropes of carbon, including diamond and fullerene. Okay जी, what are allotropes? अब देखो क्वेश्चन पूछा allotrope क्या होते हैं? ये वो कंपाउंड होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है बट फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग, ठीक है। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, यानी डायमंड और फुलरीन कैसे अलग अलग होते हैं? डायमंड का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल जैसा होता है, याद आ गया। इसका नाम क्या होता है? C60, है ना। तो बस आपको इन दोनों के बीच में बस स्ट्रक्चर डिफरेंस बताना था, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी दोनों की अलग अलग होती है, ठीक है। हाउ डू स्ट्रक्चर्स ऑफ डायमंड एंड फुलरीन कंट्रीब्यूट टू देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज? अब देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे इनका स्ट्रक्चर इनकी प्रॉपर्टीज में मदद करता है। तो डायमंड का जो रिजिड स्ट्रक्चर है ना, ये जो 3 डायमेंशनल है, इससे क्या होता है, एक कार्बन के चारों हाथ फिल्ड है, तो इसलिए वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मटेरियल बनाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल बनाता है ना। जबकि अगर तुम्हें फुलरीन याद हो तो एक वो बॉल बनाता है जो कि अंदर से हॉलो होता है, अंदर से क्या होता है? हॉलो होता है, इसलिए वो उतना हार्ड नहीं होता जैसे कि डायमंड इतना हार्ड होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमंड रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मेक्स इट हार्ड, वो हार्ड बनाता है और ट्रांसपेरेंट बनाता है, व्हाइल फुलरीन स्फेरिकल स्ट्रक्चर गिव्स देम यूनिक प्रॉपर्टी सच दैट हाई रिएक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, ठीक है जी, क्लियर? समझे बात को?
सही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ईच कार्बन एटम इन द ग्रेफाइट आर। हर कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं? एक हाथ फ्री था ना, हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। अबे ये तो महबूबा है। महबूबा तुम कहां से आए यहाँ? ये वही है बेटा, चिंटू लाल की महबूबा जिसने धोखा दिया था, याद आ रहा है? ये वही है, ये वही है। जब तुम बड़ी क्लास में जाओगे, जब तुम 11th में जाओगे ना, तो एक स्टोरी और आएगी अगर तुम फिजिक्स पढ़ोगे तो, जिसके अंदर महबूबा का कमबैक होगा बेटा। महबूबा के नहीं, चिंटू लाल का कमबैक होगा। महबूबा तो जा चुकी थी, बट महबूबा लौट के आएंगी। वो कहानी 11th में सुनाई जाती है, वो तो आगे पढ़ोगे कभी आओगे तो। चलो, फुलरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की फॉर्म होती है। स्ट्रक्चर ऑफ टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन आर बिलो, आइडेंटिफाई टू टाइप। ये बताओ ये दोनों स्ट्रक्चर किसके हैं? अगर तुम ध्यान से देखोगे, इस पे तो लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर कहां चढ़ती थी? ग्रेफाइट। और ये देखो, ये क्या है? डायमंड, डायमंड, डायमंड। तो पहला होगा ग्रेफाइट, दूसरा होगा डायमंड। ठीक है, ये आएगा इसका सही उत्तर। और ये दोनों रिलेटेड कैसे हैं आपस में? ये दोनों एक दूसरे के एलोट्रॉप है। क्या है? एलोट्रॉप। Why is the graphite good conductor of electricity whereas diamond is not? Simple reason. क्या है बताओ? डायमंड बेचारे के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, सो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ऊपर डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लेना, बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया है। डिस्क्राइब डिफरेंस इन द बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड एंड ग्रेफाइट। देख लो, इनडायरेक्टली वही क्वेश्चन आ गया कि डिफरेंस बताओ डायमंड और ग्रेफाइट में। क्या डिफरेंस है कि भाई उसमें एक कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड है, यहां पर सिर्फ 3 डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से डायमंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ग्रेफाइट बहुत ज्यादा वीक होता है। याद आ गया? हाँ, बहुत सही। ठीक है जी, ये क्लियर है? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, ये तो आंसर है उसका। एक इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया नया ताजा ताजा टॉपिक। कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म कॉल्ड एलोट्रॉप। अच्छा, ये वो है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, केस बेस्ड क्वेश्चन है। पूरा पूरा केस बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, अपन डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट वन यूज ऑफ डायमंड एंड वन यूज ऑफ ग्रेफाइट बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आपको बताना है, एक यूज डायमंड का और एक यूज किसका बेटा? ग्रेफाइट का। बताओ, एक एक यूज बता दो दोनों के। चलो, एक एक यूज बता दो दोनों के, बता दोगे? डायमंड ज्वेलरीज के अंदर यूज किया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा शाइनी होता है, हार्ड होता है। और ग्रेफाइट जो होता है वो स्लिपरी होता है, तो इसलिए वो ल्यूब्रिकेंट्स के अंदर यूज किया जाता है। व्हाई इज ग्रेफाइट गुड कंडक्टर? वही सेम क्वेश्चन। नेम हाउ मेनी कोवेलेंट कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय ईच कार्बन इन डायमंड। डायमंड में एक कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? 1 2 3 4, 4 बनाता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है। नेम द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन दैट हैज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। कौन होता है? बोलो, फुलरीन। क्या होता है? फुलरीन। विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन लीड्स टू एक्सिस्टेंस ऑफ एलोट्रॉप। कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एलोट्रॉप्स आते हैं? कोई बता सकता है कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? तो उसका आंसर है कैटिनेशन। कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता जाता है, याद आया? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, उसकी वजह से ही तो एलोट्रॉप बन रहे हैं। एलोट्रॉप क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल स्ट्रक्चर अलग। तो कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से हुआ? कैटिनेशन की वजह से। किसकी वजह से? कैटिनेशन की वजह से। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये थे आज के सवाल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। पूरी तरीके से आज स्टार्ट नहीं करेंगे, बस मैं आपको थोड़ा सा उसका फ्लो बताना चाहता हूं, जो कि है टाइप ऑफ कंपाउंड्स। आ जाओ भाई, स्टार्ट करें, कर दें स्टार्ट। बात बात में छुट्टी कर दो। क्यों कर दो छुट्टी? तुम्हारी पेपरों में छुट्टी हो जाएगी, तेरी छुट्टी हो जाएगी, समझ रहा है बात को? ठीक है, ठीक है। भैया आप क्लास में कौन से सेक्शन से थे? यार मैं 10th क्लास में 10th डी सेक्शन से था। तुम कौन से सेक्शन से हो? तुम्हारे स्कूल में भी 4 सेक्शन होते होंगे ना, एबीसीडी। तुम्हारे सेक्शन कमेंट करो, चलो देखते हैं। आ जाओ। अच्छा, तुमने एक चीज नोट करी है कि यार हर स्कूल में अगर कुछ भी गलत हो जाएगा ना, तो सेक्शन सी और सेक्शन डी वालों के नाम लगा देते हैं, पता नहीं क्यों। लोगों को लगता है सेक्शन डी और सेक्शन सी वाले तो एकदम भैयाद लोग हैं, है ना? कुछ भी हो, फुटबॉल पंचर हो गई, सेक्शन सी या सेक्शन डी में से कोई है। लाइट फूट गई, ये है। किसी ने कुछ चुरा लिया, ये है। किसी ने कुछ तोड़ दिया, किसी की मार पिटाई हो गई, ये है। सेक्शन सी और सेक्शन डी वाले हर जगह बिना बताए बीच में आ जा रहे हैं है ना? उसको हर कोई आता है और बोलता है कि तेरी ही गलती है, तेरी ही गलती है उनको बोल जाते हैं सब। ये ऐसा बहुत होता है यार। पता नहीं सेक्शन सी और सेक्शन डी वालों की क्या दुश्मनी है भाई लोगों का। मैं डी में था, मेरे साथ ऐसा ही होता था। कुछ किया भी नहीं, फालतू में पीटी सर आ जा रहे हैं, ले जा रहे हैं कि आ जा, चल 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 चल। मैंने कहा सर मैंने क्या करा? तूने वो फुटबॉल पंचर करी ना? मैंने कहा नहीं सर, मैंने तो खेला ही थी। नाम लगा देते। चलो, ए वाले तो होशियार बच्चे होते हैं। चलो, कंपाउंड पढ़ते हैं, टाइप ऑफ कंपाउंड। देखो, कंपाउंड्स ना बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे कार्बन के कंपाउंड्स, है ना? जितने भी कंपाउंड जो कि कार्बन के बने होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्बन कंपाउंड्स। एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कार्बन और नाइट्रोजन के बने होते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है, ऑर्गेनिक। और एक होता है हाइड्रोकार्बन, जो कि हमें इस बुक के अंदर पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं। किसके बेटा? हाइड्रोजन और कार्बन के। कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। सी एंड एच, सी एंड एच जो कंटेन करेगा, हाँ बहुत बढ़िया, सी एंड एच जो कंटेन करेगा, बहुत सही, वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन जो है ना यार, वो 2 टाइप के होते हैं, समझना पहले। एक होता है एलिफेटिक, एलिफेंट नहीं, एलिफेंट नहीं, एलिफेटिक। और एक एरोमेटिक। एरोमेटिक से ना वो खुशबू लगता है, जैसे बोलते हैं ना एरोमा, एरोमा यानी खुशबू, एरोमेटिक। अब ये जो एरोमेटिक होता है ना, ये आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही कंपाउंड है, वो मैं आपको बता देता हूं, उसका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एरोमेटिक बताता हूं। डेफिनेशन वगैरह कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझो, बड़ी क्लासेस में आप समझोगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, एक एलिफेटिक जो कि हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, और एक एरोमेटिक। एरोमेटिक में एक कंपाउंड तुम्हें याद रखना है जिसका नाम है, किस किस को पता है? बेंजीन। किस किस को पता है बेंजीन? तो बताएगा बेंजीन, बताना जरा। बेंजीन का स्ट्रक्चर हमें याद रखना है।
देखो बेंजीन क्या है, 6 कार्बन का एक हेक्सागोनल शेप होती है। हेक्सागोनल सबको पता होगा, सबको पता है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल सबको पता है, हाँ 6 कार्बन, ठीक है। तो अब यहाँ कार्बन जोड़ते जाओ, एक कार्बन यहां जोड़ो, एक यहां जोड़ो, एक यहां, एंड्स पे जोड़ना होता है कार्बन, ठीक है बेटा। एक यहां जोड़ा, एक यहां जोड़ा, एक यहां जोड़ा, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये हो गई 6 कार्बन, है ना। अब हेक्सागोनल क्या होता है, ये शेप आपको दिख रही है, पर बेंजीन ये नहीं है, दिस इज नॉट बेंजीन। देखो मैंने आपको शुरू में बताया कि 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में या तो ऐसे दिखेगा, या तो ऐसे दिखेगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड होता है। अल्टरनेटिवली का मतलब क्या होता है, एक को छोड़ के एक, ठीक है। जैसे कि मान लो यहां से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। एक यहां लगाया तो इसको छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो, फिर यहां लगा दो, फिर यहां लगा दो, ठीक है। फिर कहां लगा दो, यहां लगा दो, ठीक है। फिर इस लाइन को छोड़ दो, फिर यहां लगा दो। यहां पर हमने क्या करा, डबल बॉन्ड लगा दिया, इसके बीच में डबल बॉन्ड, इसके बीच में डबल बॉन्ड, इसके बीच में डबल बॉन्ड, तो ये कहलाता है हमारा बेंजीन। और यही एग्जांपल है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। वो जो मैंने आपको एरोमेटिक कंपाउंड बताया ना, उसकी डेफिनेशन समझने की जरूरत नहीं, आप बस ऐसा समझो कि एक हेक्सागोनल शेप बनाई, उसके अंदर आपने 6 कार्बन जोड़ दिए, ठीक है। कहीं से भी शुरू कर लो, यहां से स्टार्ट करा, एक डबल बॉन्ड यहां दे दिया, अब एक छोड़ दो, फिर यहां दे दो, फिर एक छोड़ दो, फिर यहां दे दो, ये कहलाता है बेंजीन। क्या कहलाता है, बेंजीन। अब बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में क्या होता है, अरे मर्सिडीज बेंज नहीं, एक बच्चा बेंज लिख रहा है, मर्सिडीज बेंज दिला दो भैया, अरे बेंजीन है मूर्ख बालक, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, जेन जी, बेंजीन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड गाइस, आ जाओ सुनो। तो इतना समझ आया। अब इसमें क्या होता है ना यार, ये डिफरेंट कंपाउंड है जो बड़ी क्लास में पढ़ते हो, बट इस कंपाउंड की बहुत बड़ी स्पेशलिटी है कि इसके जो डबल बॉन्ड तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये डबल बॉन्ड ना ऐसे रोटेट होते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं, रोटेट। जैसे कि अभी यहां पर है, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं, ये यहां जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहां जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, ऐसे ये रोटेट करते रहते हैं इसके डबल बॉन्ड्स। इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये बॉन्ड्स रोटेट करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, घूम सकते हैं। अच्छा, ये जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं ना, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। जब आप 11th में जाओगे, 3 प्रकार की केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है जी। ये जो हम आज से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहां से जो शुरुआत हो रही है, ये हम एक प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऐसे कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उनकी नेमिंग करेंगे, कंपाउंड्स का नामकरण करेंगे, जैसे कि आप लोगों का नामकरण करा होगा, आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने, आपके दादाजी ने, दादी जी ने, नाना जी ने, नानी जी ने, वैसे ही हम यहां पर नामकरण करेंगे, है ना। देख रहे हो, देख रहे हो, इतनी कम उम्र के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम नामकरण करेंगे बहुत सारे कंपाउंड्स का, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का बेंजीन है। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब तुम एक चीज समझना, एक चीज समझना कि कार्बन के, एक कार्बन के कितने हाथ होते हैं, बताओ। 4 होते हैं। जब भी आपको कार्बन का एक हाथ खाली दिख जाए ना, उस पे 1 2 कितने भी हाथ खाली दिख जाए, उस पर हाइड्रोजन जोड़ दिया करो। ये मैं आपको सिंपल ट्रिक समझा रहा हूं, समझना क्या मैंने बोला। इस कार्बन के कितने हाथ भरे हुए हैं बेटा, बताओ। इस कार्बन के कितने हाथ भरे हुए हैं, जल्दी बताओ, बोलो। 2 हाथ तो यहां है, 2 हाथ तो यहां है, एक हाथ यहां है, 2 हाथ यहां है, एक हाथ यहां है, बचा कितना, बचा कितना, एक हाथ बचा। तो उस एक हाथ से क्या करो, उस एक हाथ से हाइड्रोजन जोड़ दो, बस उस एक हाथ से हाइड्रोजन जोड़ दो। अब इसको देखो, 2 हाथ यहां, एक हाथ यहां, एक हाथ बचा, हाइड्रोजन। सिमिलरली इसका भी एक हाथ बचा, सिमिलरली इसका भी एक हाथ बचा, सिमिलरली इसका भी एक हाथ बचा, और इसका भी एक ही हाथ बचा। तो मैंने क्या करा, मैंने 6 कार्बन पे एक 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 हाइड्रोजन भी जोड़ दिया, ठीक है। समझे बात को, क्यों जोड़ा मैंने, क्योंकि 3 हाथ भरे हुए थे, एक बचा था तो मैंने जोड़ दिया। अब मुझे बताओ बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, कितने हाइड्रोजन है, 6। तो क्या मैं बेंजीन का फॉर्मूला लिख सकता हूं C6H6, बताओ जल्दी, यस और नो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, लिख सकता हूं ना, समझे बात को, समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बेटा, बताओ। अरे बेटा तू बात मेरी समझ, मैं क्या कह रहा हूं, देखो हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इज द कंपाउंड जिसमें सिर्फ या तो हाइड्रोजन होगा या तो कार्बन होगा। अब मैंने कार्बन तो जोड़ दिए, बचा क्या था, हाइड्रोजन जोड़ना बचा था। अब मैंने देखा हाइड्रोजन में वहां वहां जोड़ सकता हूं जहां पर जगह होगी। अब कार्बन के 4 हाथ हैं, 3 हाथ तो यहां पर जा चुके हैं, एक हाथ बचा है, हाइड्रोजन जोड़ दो, एक हाथ बचा है, हाइड्रोजन जोड़ दो। ऐसे सब में मैंने एक एक हाथ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, क्योंकि मुझे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बनाने हैं ना, जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के बने होने चाहिए, ठीक है जी। क्या बात क्लियर है, बताओ। ठीक है जी, बहुत सही, बहुत सही। तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड का पोर्शन है, ठीक है। अब अगर मैं वापस से आता हूं एलिफेटिक कंपाउंड्स पे, किस पे बेटा, एलिफेटिक कंपाउंड्स पे। 1 मिनट पानी पी लूं। तो ध्यान से देखना, ये जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, इसमें बड़ी मस्त चीज है, देखना इसमें बड़ी मस्त चीज है। क्या हो गया भाई आंख में, हाँ एलिफेटिक कंपाउंड्स में बड़ी मस्त चीज है क्या, कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, और पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, पूरे के पूरे चैप्टर में हमें इसी एलिफेटिक कंपाउंड्स को पढ़ना है, एलिफेटिक कंपाउंड्स को पढ़ना है। अब ये जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, ये होते हैं बेसिकली 3 प्रकार के। कौन कौन से, समझना। मैंने आपको बॉन्ड, कितने बॉन्ड बताए थे मैंने आपको, 3 प्रकार के बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब समझो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, तो उस कंपाउंड को मैं बोलता हूं एल्केन। क्या बोलता हूं, एल्केन। यहां पर बहुत सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख जाए, उसका नामकरण कर देना एल्कीन, एल्कीन।
KALKENE एल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम बोलते हैं एल्काइन, वाई आ जाएगा, बस सब कुछ सेम है, यहां पर A, यहां पर E, यहां पर Y। ठीक है, तो कैसे याद करोगे? सिंगल बॉन्ड A, डबल बॉन्ड E, तीसरा Y, एल्केन एल्कीन एल्काइन। ठीक है, तो एलिफेटिक जो कंपाउंड्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो भैया एल्केन, अगर डबल आ जाए तो एल्कीन, और अगर ट्रिपल आ जाए तो एल्काइन। क्या ये कहानी हमको समझ आई? अरे मूर्ख बालक बता दो। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी सी कहानी और है। एक टर्म होती है सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अच्छा मुझे बात बताओ, ये सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? सोचो, व्हाट इज सैचुरेशन? देखो, जब हम पढ़ रहे होते हैं, ओह इतना तो तुम पढ़ ही नहीं पाते, मैं तो भूल गया था। हम पढ़ रहे होते हैं, 10 मिनट में हम सैचुरेटेड हो जाते हैं है ना? तो 10 मिनट में तुम पढ़ते पढ़ते सैचुरेटेड हो गए। सैचुरेटेड मतलब तुम्हारा दिमाग भर गया, तुम कह रहे हो भैया बस करो यार, मेरा दिमाग सैचुरेटेड हो चुका है, भर चुका है। क्या उसमें मैं और इन्फॉर्मेशन डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो हैं जो कि भर चुके हैं, अनसैचुरेटेड जो कि अभी भरे नहीं है। तो मुझे इनको देख के बताओ, इनमें से कौन सा सैचुरेटेड होगा, कौन सा अनसैचुरेटेड होगा, बताओ। चलो चलो बोलो। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, अगर तुम ध्यान से देखोगे, इसमें सिंगल बॉन्ड है ना, इसमें सिंगल बॉन्ड है, और बाकी जो इसके हाथ होंगे उन हाथों पे तो हाइड्रोजन जुड़ा होगा, है ना? देखो बाकी हाथों पे तो हाइड्रोजन जुड़ा होगा। देखना, देखो कार्बन के 4 हाथ, एक यहां था, एक 2 3, इसका एक यहां था, एक 2 3। ठीक है, तो अगर आप एल्केन की बात करो, सिंगल बॉन्ड वालों की बात करो, यार वो तो सैचुरेटेड है ना बेचारे, उनके सारे हाथ भरे हुए हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है। देखो सिंगल बॉन्ड को तोड़ा नहीं जा सकता, ये रियलिटी है। सिंगल बॉन्ड अगर है ना, मान लो तुम्हारे जीवन में एक ही इंसान है, तो वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, वो टूटता नहीं है। बट अगर यहां पर डबल बॉन्ड बन रहा है, 2 रिश्ते बन रहे हैं, तो टूटने की संभावना बन जाती है। फिर उसके बाद समझो बात को, तो अगर यहां डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये टूट सकता है, और यहां पर हाइड्रोजन जुड़ सकता है, हाइड्रोजन जुड़ सकता है। ये बॉन्ड टूट जाएगा, डबल से सिंगल हो जाएगा, ये ट्रिपल से डबल हो जाएगा, और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यानी यहां पर एडिशन की पॉसिबिलिटी है, यहां पर चीजों को जोड़ सकते हैं। तो क्या मैं इन दोनों को अनसैचुरेटेड बोल सकता हूं? बताओ, क्या मैं इन दोनों को अनसैचुरेटेड बोल सकता हूं और इसको मैं सैचुरेटेड बोल सकता हूं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा है तो एक बार बता दो, और नहीं है तो पी के लिख दो। चलो अरे ट्रिपल बॉन्ड है ना यार, ट्रिपल बॉन्ड से अगर मैं एक बॉन्ड को हटा भी सकता हूं, 2 बॉन्ड को भी हटा सकता हूं, बट सिंगल बॉन्ड से और छोटा नहीं कर सकते ना तुम। सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड है, इससे ज्यादा करोगे तो बॉन्ड ही टूट जाएगा ना, फिर तो कंपाउंड ही अलग हो जाएगा, कंपाउंड ही अलग हो जाएगा, है ना? क्या बात समझ पाए? दिगराज सर का फोन आ रहा है। हेलो दिगराज सर, मैं क्लास में हूँ यार। क्लास में बताओ। मैं, बच्चे ऐसा कुछ पूछ रहे हैं आपसे कि दिगराज सर से पूछो कि ये मंडे वाली 5 बजे वाली क्लास कितने बजे है जी? ये पूछ रहे हैं यार वो। इधर को बीच में लूज हो गया क्या? वो पूछ रहे 5 बजे वाली क्लास कितने बजे है जी, तो इनको बता दो यार। तेरा पेच लूज हो गया क्या? भाई ये क्या मीम चला दिया यार, बच्चे आज क्लास में लिखे जा रहे हैं। हाँ देख रहे हो? हाँ आज क्लास में लिखे जा रहे हैं सब कि 5 बजे क्लास कितने बजे होगी। आज क्लास बहुत दिन बाद ली हो क्या तुम? आज, हाँ आज क्लास नहीं, कल भी थी, आज पर ज्यादा लिख रहे हैं। आपने कुछ मीम चला दिया, बताया ऐसा बच्चे लिख रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, 5 बजे वाली क्लास 5 बजे होगी, और कब होगी? 5 बजे होगी ना, पूछना तो पड़ता है। पूछना पड़ता है, ठीक है ठीक है भाई। कहाँ घूम रहे हो? और ये भी पूछ रहे हैं कहाँ घूम रहे हो छुट्टियों में? अब तुम्हें पता है, वहीं तो था मैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। ठीक ठीक देख रहे हो, घूम रहे हैं, बस घूम रहे हैं। चलो पेच वेच लूज है क्या तुम्हारा? चलो बहुत बढ़िया, चलो फील्डिंग सेट है, फील्डिंग सेट है, चलो आ जाओ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझ आ गया, एल्केन एल्कीन एल्काइन समझ आ गया। यहां तक की कहानी हमें क्या समझ आई, क्लियर हुआ कि सैचुरेटेड जिसमें ऐड कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड जिसमें ऐड नहीं कर सकते, अनसैचुरेटेड जिसमें ऐड कर सकते हैं अभी, और हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात अगर समझ आई तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। और वही चीज यहां पर लिखी है कि एल्केन्स आर सैचुरेटेड, याद रखना, एल्केन्स आर सैचुरेटेड whereas alkenes are unsaturated, alkynes are unsaturated। ठीक है ना? क्लियर क्लियर। इसमें और चीजें जोड़ सकते हैं बट उसमें हम नहीं जोड़ सकते। चलो चलो कल से अब हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे बेटा, और नेमिंग समझने के लिए ना हमें, मैं बहुत आपको एक बेसिक सी चीज दिखाता हूं। कहां गई बेसिक सी चीज भाई? एक टेबल थी ना, कहां गई वो टेबल यार? एक टेबल है, हाँ ये रही ना कोने में, आ जाओ। एक एक मैं आपको टेबल बता रहा हूं बेटा। ये टेबल जो है ना, ये कल नेमिंग से पहले आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं आज, कि इस टेबल को ना प्लीज याद करके आना। ये टेबल क्या है, अगर आपको एक कार्बन दिख जाए, अब देखो नामकरण करने जा रहे हैं, जैसे बच्चे का नाम होता है ना, मान लो एक बच्चे का नाम हमने रोहित रखा, तो जैसे पंडित जी आते हैं, वो बोलते हैं कि इसका जो पहला अक्षर होगा इसका, वो आर से होना चाहिए, किसी का पी से होना चाहिए, किसी का के से होना चाहिए, ए से होना चाहिए। तो जैसे पंडित जी पहला अक्षर बताते हैं ना, वैसे यहां पर हमने पहले अक्षर डिफाइन कर रखे हैं। अगर मुझे एक कार्बन दिख जाए तो पहला अक्षर मेरा होना चाहिए मिथ। आगे की कहानी कल बताऊंगा, बट अभी तुम पहले अक्षर याद रखना। ये एस्ट्रोलॉजी है या साइंस? समझो, पहला अक्षर मिथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? मिथ। अगर 2 कार्बन दिख जाएं, अब मैं आगे के अक्षर कल बताऊंगा, अभी तुम इतना समझो, है ना, क्योंकि थोड़ा सस्पेंस बिल्ड होना चाहिए ना, कि भैया कल क्या करेंगे, मजा ही आ जाएगा। थोड़ा सस्पेंस रखो, कल हम नामकरण करेंगे, एक्साइटेड रहो भाई, पहली बार जीवन में तुम्हें अवसर प्राप्त हो रहा है नामकरण करने का। ठीक है, तो जैसे अगर 2 कार्बन दिख जाएं तो हम बोलते हैं इथ। इथ आगे बाद में बताऊंगा। 3 दिख जाएं तो प्रॉप।
प्रॉप प्रॉप है ना, 4 दिख जाए तो ब्यूट ब्यूट, बट नहीं है ब्यूट ब्यूट, इसको ब्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्यूट, ठीक है। ये प्रॉप, इथ मिथ, ये ब्यूट, ठीक है। 5 तो पेंट, वो वाली पेंट नहीं पेंट, ठीक है। अगर 6 कार्बन दिख जाए तो हेक्स हेक्स हेक्स, अगर 7 दिख जाए तो हेप्ट, 8 दिख जाए तो ऑक्ट ऑक्ट, अक्टूबर वाला ऑक्ट, 9 दिख जाए तो नॉन 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 नॉन, ठीक है। और 10 दिख जाए तो डेक 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 डेक, ठीक है, ठीक है जी, हाँ जी। तो एक कार्बन, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट ब्यूट, बट नहीं ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये 10 के 10 तुम्हें याद रहने चाहिए। अगर 1 कार्बन तो क्या, 5 कार्बन तो क्या, 10 कार्बन तो क्या, ये सारे के सारे तुम्हें याद रहने चाहिए। पक्का प्रॉमिस करो, याद करके आओगे कल की क्लास में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, करोगे? कर दी सबने प्रॉमिस? प्रॉमिस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हम जो नामकरण स्टार्ट करेंगे ना, वो नामकरण के अंदर इसका रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल जो हम नामकरण स्टार्ट करेंगे वो इसका रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गई प्रॉमिस? ठीक है। और सुनो यार बेटा, समय आ गया है, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई पे फोकस रहो, है ना, ठीक है, ठीक है। जैसे एक बहुत प्यारी लाइन थी कि नो फ्रेंड्स नो प्रॉब्लम, नो रिलेशनशिप नो प्रॉब्लम, बट नो मनी दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो जीवन में मेहनत करो, क्योंकि जब आप आगे जाओगे ना, तो लोग बोलते हैं कि पैसे की अहमियत नहीं होती, बट पैसे की बहुत बड़ी अहमियत होती है लाइफ के अंदर, है ना। अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हो तो हर जगह पैसा लगता ही लगता है, ये रियलिटी है। तो इतनी मेहनत कर लो कि एटलीस्ट तुम अपना सर्वाइवल कर पाओ, एक अच्छी लाइफ जी पाओ, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज देखो, रिजल्ट से कुछ नहीं है, मेरे को नहीं मतलब तुम्हारा रिजल्ट कितना आता है, मेरे को इस चीज से मतलब है क्या तुम मेहनत करना सीख गए, क्या तुम डेली का रिवाइज डेली कर रहे हो, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी है। अगर जो बच्चा, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, जो बच्चा आज डेली का काम डेली नहीं कर सकता, इसका ये मतलब है वो कंसिस्टेंट नहीं है। और अगर कोई कंसिस्टेंट नहीं है तो वो जीवन में आगे कंसिस्टेंट बन पाएगा, कोई श्योरिटी नहीं है। और अगर कोई कंसिस्टेंट नहीं बन पाया तो सक्सेस कभी नहीं मिलेगी, रियलिटी है, ये रियलिटी है, ठीक है। बिना कंसिस्टेंट बने सक्सेस मिल ही नहीं सकती, नहीं मिलेगी। तो बोलते हैं ना कि एग्जाम्स क्यों होते हैं, मार्क्स क्यों आते हैं, अरे वो तुम्हारे नंबर के लिए नहीं होते, वो ये चेक करने के लिए होते हैं क्या तुम उतने प्रेशर को हैंडल कर सकते हो, क्या तुम उतनी मेहनत कर सकते हो, क्या तुम डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि वही है जो कंसिस्टेंसी है, जो हार्डवर्क है, यही आगे काम आएगा, मार्क्स काम नहीं आएंगे। ये जो सीख रहे हो ना तुम यहां पर, डेली मेहनत करना, ये काम है, ये बात याद रखो। ऑन दिस नोट मिलता है कल सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह एट, कल की क्लास कितने बजे है जी? पेज वेज लूज है 5 बजे कल की क्लास, ठीक है। मिलते हैं कल 5 बजे की क्लास है। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, बाय बाय, चलो ठीक है, मिलते हैं।